उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। एकाधिकार बाजार को समझने में तथा वस्तु बाजार में इसके मानदंडों को समझने में। प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना और इसके व्यवहार के बारे में जानने में। एकाधिकार और पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के बीच बुनियादी अंतर के बारे में जानने में। बाजार मांग वक्र और औसत संप्राप्ति वक्र के बीच संबंध को समझने में। सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति वक्र के बीच संबंध को समझने में। औसत संप्राप्ति और कुल संप्राप्ति वक्र के बीच संबंध को समझने में। सीमांत संप्राप्ति और कुल संप्राप्ति वक्र के बीच संबंध को समझने में। कुल संप्राप्ति वक्र की प्रवणता, इसकी आकृति, प्रवणता के धनात्मक, क्षैतिज, ऋणात्मक ढलानों को समझने के लिए इस प्रवणता पर स्पर्शज्या रुझानों के बारे में समझने में। एकाधिकार फर्म के अल्पकालिक संतुलन के बारे में समझने में। शून्य लागत पर एकाधिकार फर्म के अल्पकालिक संतुलन के बारे में जानने में। ये समझने में कि कुल लागत और कुल संप्राप्ति मूल्य वक्रों के साथ लाभ वक्र को रेखा चित्र के द्वारा कैसे दर्शाया जा सकता है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा को जानने में तथा पूर्ण प्रतिस्पर्धा व एकाधिकार संरचना से इसकी असमानता के बारे में जानने में। अल्पाधिकार बाजार संरचना तथा द्विअधिकार फर्मों की अंतः प्रक्रिया को जानने में। वस्तु बाजार में सामान्य एकाधिकार। एकाधिकार की बाजार संरचना। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की संरचना उपभोक्ताओं, फर्मों, उनके विशिष्ट एवं संयुक्त प्रभाव, विकल्पों की स्वतंत्रता, वस्तुओं के गैर प्रतिस्थापन गुणों व ज्ञान की विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रतिस्पर्धी व्यवहार बनाम प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है, परंतु फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धी व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना आमतौर पर व्युत्क्रमानुपातिक रूप से संबद्ध होते हैं। एकल वस्तु बाजार में एकाधिकार तभी पूर्ण हो सकता है जब उस विशिष्ट वस्तु का बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हो, अर्थात सभी उपभोक्ता कीमत स्वीकार करता हो। एकाधिकार बाजार में बाजार मांग वक्र, कुल संप्राप्ति वक्र तथा औसत संप्राप्ति वक्र। बाजार मांग वक्र के मामले में वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता कम मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक होंगे, परंतु एक एकाधिकार बाजार में फर्म जानती है कि बहुत मात्रा में विक्रय केवल कम कीमत पर ही संभव है। फर्म ऊंची कीमत पर वस्तु को तभी बेच सकती है जब वो अल्प मात्रा में वस्तु को बाजार में लाए। अतः एकाधिकार फर्म के लिए कीमत बेची गई वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। वस्तु की बिक्री से फर्म द्वारा कुल संप्राप्ति उत्पाद कीमत और विक्रय की गई मात्रा के गुणनफल के तुल्य होती है। ये देखा गया है कि वस्तु की 10 इकाइयों की बिक्री के बाद
कुल संप्राप्ति घटने लगती है। हम जानते हैं कि एकाधिकार बाजार में वस्तु की कीमत की आकृति बाजार मांग वक्र को भी दर्शाती है। एकाधिकार परिस्थिति में कुल संप्राप्ति को वस्तु की कुल मात्रा से विभाजित करके औसत संप्राप्ति को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम इसे रेखा चित्र के द्वारा दर्शाएं, तो हमें उद्गम और कुल संप्राप्ति वक्र पर मात्रा व कीमत के प्रतिच्छेदन बिंदु के बीच एक संयोजी रेखा को खींचने की आवश्यकता होगी। कुल, औसत और सीमांत संप्राप्ति वक्र और कीमत लोच। सीमांत वक्र तथा कुल व औसत वक्रों के साथ इसका संबंध। एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में परिवर्तन को सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। अर्थात नई बिक्री पर कुल संप्राप्ति में से पिछली बिक्री के मूल्यों को घटाया जाता है। हम जानते ही हैं, जैसे जैसे विक्रय की मात्रा में वृद्धि होती है, कुल संप्राप्ति में भी धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, क्योंकि एकाधिकारी परिस्थिति में बहुत मात्रा पर वस्तुओं की कीमत में अंततः गिरावट आ जाती है। ग्राफीय रूप से किसी भी सरल वक्र की प्रवणता को विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्शज्या खींचकर मापेंगे। यहाँ कुल संप्राप्ति वक्र की प्रवणता की आकृति सीमांत वक्र और इसकी ढाल की प्रवणता को प्रदर्शित करती है। एकाधिकारी परिस्थिति में सीमांत कीमतें औसत संप्राप्ति कीमतों से कम रहती हैं। इस प्रकार सीमांत वक्र हमेशा औसत वक्र के नीचे रहता है। सीमांत संप्राप्ति और मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच 1 से अधिक होती है जब सीमांत संप्राप्ति का मूल्य धनात्मक होता है और सीमांत संप्राप्ति का मूल्य ऋणात्मक होने पर मांग की कीमत लोच इकाई से कम हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु मात्रा 10 से कम होने पर तथा सीमांत संप्राप्ति मूल्य धनात्मक होने पर मांग वक्र अधिक लोचशील होता है। एकाधिकारी फर्म का अल्पकालीन संतुलन। एकाधिकारी फर्म में समस्त उत्पादित मात्रा को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। निर्गत के जिस स्तर के लिए कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है, उस स्तर पर एकाधिकारी का लाभ का अधिकतम होता है। इस प्रकार एकाधिकारी फर्म में कुल संप्राप्ति को मांग या औसत संप्राप्ति और बिक्री मात्रा के गुणनफल वाले छायांकित आयत के द्वारा दर्शाया जा सकता है। परंतु एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धी बाजार में जहां बहुत सी फर्में क्रियाशील हैं, वहां संतुलन धीरे धीरे घटती कीमतों पर घटित होता है, जिन कीमतों पर अधिक मात्रा को बेचा जा सकता है। कुल, सीमांत व औसत संप्राप्ति एवं लागत वक्र और इनके बीच संबंध। कुल संप्राप्ति और कुल लागत वक्र लाभ, संप्राप्ति व लागत। हम जानते हैं कि लाभ वो भाग है जो हमें कुल संप्राप्ति में से कुल लागत को घटाने के बाद प्राप्त होता है। कभी-कभी हम देखते हैं कि कुल लागत वक्र कुल संप्राप्ति वक्र के ऊपर पड़ता है।
उस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि फर्म को घाटे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां लाभ ऋणात्मक है। सीमांत और औसत वक्र संप्राप्ति व लागत। जिस बिंदु तक सीमांत संप्राप्ति का मूल्य सीमांत लागत से अधिक होता है, फर्म अतिरिक्त निर्गत को जोड़ने की इच्छुक रहेगी, क्योंकि इस बिंदु पर निर्गत की अतिरिक्त इकाई की बिक्री का मूल्य इस अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगी कुल लागत वृद्धि से अधिक होता है। औसत लागत वक्र के संबंध में हम कुल लागत क्षेत्र को एक संतुलन स्थिति में औसत लागत और संबंधित मात्रा के गुणनफल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। मांग वक्र के लिए भी हम एक संतुलन स्थिति में कुल संप्राप्ति को औसत संप्राप्ति और संबंधित मात्रा के गुणनफल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के उदाहरण सीमांत व औसत वक्र। पूर्णतया प्रतिस्पर्धी फर्म में बिक्री के लिए किए गए उत्पादन की मात्रा एकाधिकार बाजार की तुलना में अधिक होती है और इसकी कीमत भी एकाधिकार बाजार की तुलना में कम होती है। इस प्रकार पूर्णतया प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ एकाधिकारी परिस्थिति से कम होता है। ये भी सत्य है कि एकाधिकारी फर्म लंबे समय तक लाभ भी कमा पाती हैं, जो कि प्रतिस्पर्धी फर्मों के लिए भी संभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उत्पाद के कई विविध विकल्पों के कारण एक एकाधिकारी फर्म लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा को रोक नहीं सकती। अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। अल्पकाल में एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार संरचना। एक विशिष्ट बाजार संरचना में फर्मों की संख्या अधिक होती है और उन्हें निर्बाध प्रवेश व बहिर्गमन का अधिकार प्राप्त होता है, परंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। हम गेहूं के आटे का उत्पादन करने वाले एक बाजार का उदाहरण ले सकते हैं, जहां अनेक फर्में अपने ब्रांड नेम और पैकेजिंग के कारण एक दूसरे से भिन्न हैं। उपभोक्ता पहले ही अपने निजी विकल्पों का चयन करते हैं और संबंधित ब्रांड का अनुभव करते हैं। बाजार में अनेक उत्पादन फर्में हो सकती हैं, परंतु विशिष्ट ब्रांड कुछ एक ही हैं। दीर्घकाल में एकाधिकारी प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना। जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी उत्पाद की कीमत पूर्ण प्रतिस्पर्धा से कम होने के कारण अपने प्रतिस्पर्धी समकक्ष की तुलना में एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में अधिक रहती है। परंतु दीर्घकाल में जब अन्य फर्में अल्पकाल में विद्यमान फर्मों को धनात्मक लाभ उठाते देखती हैं, तो वे भी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने लगेंगी। इससे कीमतों में गिरावट होगी और ये तब तक जारी रहेगा जब तक अति सामान्य लाभ शून्य नहीं हो जाएगा। अल्पाधिकार में फर्म कैसे व्यवहार करती है? अल्पाधिकार बाजार में एक से अधिक विक्रेता होते हैं, परंतु ये संख्या अत्यल्प होती है। द्विअधिकार फर्म संरचना में, जहां उत्पाद सजातीय होते हैं और उनका कोई विकल्प भी नहीं होता है,
दोनों फर्में संयुक्त रूप से अनुक्रिया कर सकती हैं और एक दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी फर्म के उत्पादन को देखते हुए और ये मानते हुए कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपने लाभ को अधिकतम बनाने के लिए कितना उत्पादन किया जाए, इस बात का निर्णय भी लिया जा सकता है। अल्पाधिकार बाजार में यदि एक फर्म अपने उत्पाद की कीमत को बढ़ाती है तो इसकी बिक्री कम हो जाती है तथा दूसरी फर्म इस निर्णय का अनुसरण नहीं करती है। परंतु जब एक फर्म बिक्री को बढ़ाने के लिए उत्पाद की कीमत कम करती है तो अन्य कंपनियां भी अपने उत्पाद की कीमत कम करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस प्रकार ये देखा गया है कि दीर्घकाल में वो फर्म जो ये कदम उठाती है, कीमत में आई गिरावट के संबंध में बेची गई मात्रा की तुलना में अपेक्षाकृत कम वृद्धि का अनुभव करती है। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जिस बाजार संरचना में केवल एक ही विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। यदि वस्तु का एक ही विक्रेता हो, वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं हो तथा उद्योग में अन्य फर्मों का प्रवेश वर्जित हो, तो उस वस्तु बाजार की संरचना एकाधिकार कहलाती है। वस्तु की बाजार कीमत एकाधिकार फर्म की पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। एकाधिकार फर्म के लिए बाजार मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र कहलाता है। कुल संप्राप्ति वक्र का आकार औसत संप्राप्ति वक्र के आकार पर निर्भर करता है। ऋणात्मक प्रवणता वाली सरल रेखीय मांग वक्र की स्थिति में कुल संप्राप्ति वक्र प्रतिमूलित ऊर्ध्वाधर प्रवलय के रूप में होता है। किसी भी मात्रा स्तर के लिए औसत संप्राप्ति की माप कुल संप्राप्ति वक्र उद्गम से संबद्ध बिंदु की ओर जाती हुई रेखा की प्रवणता से की जाती है। किसी भी मात्रा स्तर के लिए सीमांत संप्राप्ति की माप कुल संप्राप्ति वक्र पर अवस्थित संबद्ध बिंदु की स्पर्शज्या की प्रवणता से की जाती है। यदि एकाधिकारी फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उसे बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है। इसके विपरीत पूर्ण प्रतिस्पर्धा में संतुलन की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होता है। एकाधिकार के संतुलन को उस बिंदु से परिभाषित किया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति बराबर सीमांत लागत और सीमांत लागत वृद्धि की स्थिति में होती है। ये बिंदु उत्पादन की संतुलन मात्रा को बताता है। दी हुई संतुलन मात्रा से मांग वक्र के द्वारा संतुलन कीमत को दर्शाया जाता है। एकाधिकारी फर्म का धनात्मक लाभ दीर्घकाल में भी जारी रहता है। वस्तु बाजार में एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा असजातीय वस्तु के कारण उत्पन्न होती है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में अल्पकालीन संतुलन के परिणाम स्वरूप पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में उत्पादन की मात्रा कम होती है और कीमत अधिक होती है। ये स्थिति दीर्घकाल में भी यथावत रहती है, लेकिन दीर्घकाल में
लाभ शून्य होता है। वस्तु बाजार में अल्पाधिकार की स्थिति तब होती है जब सजातीय वस्तु के उत्पादक फर्मों की संख्या अल्प होती है।